हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं वही पुरानी अपनी हैशटैग बचा पार्टी और आप देख रहे हैं पीएफ स्टडी। बिना देरी किए हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है, औसत से अधिक बुद्धि होती है, ये शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। मतलब जिन बच्चों में क्या है, औसत से, एवरेज से ज़्यादा जो बुद्धि लब्धि या फिर वृद्धि होती है, वे जो होते हैं शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी क्या है, आगे पाए जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। जिनमें औसत से अधिक वृद्धि होती है, औसत से अधिक वृद्धि की बात की गई है, बुद्धि की बात नहीं की गई है। ये शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी अच्छे और आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो आपको लगाना है आंसर इसका सही कि परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है इसमें, या फिर विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत होता है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत होता है, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। सही और सटीक आंसर आपको लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। इसमें कौन सा जो है सिद्धांत है वो लागू होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो याद रखना इसमें हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत काम नहीं करता, एकीकरण का सिद्धांत नहीं काम आता, विकास के क्रम की एक रूपता का सिद्धांत भी काम नहीं आता। यहाँ होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। किसका सिद्धांत होता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। अगर किसी बच्चे में औसत से अधिक वृद्धि पाई जाती है, वो शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सभी विकास जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। याद रखना, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है, बाल निर्देशन में सहायक होता है, या फिर शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, या फिर बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी होता है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऐसा हमको कथन नजर आ रहा है जिसको हम उसमें नहीं रख सकते हैं। देखो, इनमें से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है कि बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है। मतलब क्या हम बच्चे के भविष्य को लेकर के पूर्व कथन में पहले ही क्या घोषणा कर सकते हैं कि बच्चा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर बाल निर्देशन में सहायक है। देखो, बाल निर्देशन में तो क्या है, बाल मनोविज्ञान बिल्कुल सहायक होता है। शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक है, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी होता है। यहाँ हम बात करें सही और सटीक आंसर की। देखो, बाल मनोविज्ञान शिक्षक के आर्थिक प्रगति में बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है, तो हमसे नहीं पूछा गया है, नहीं हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा बिल्कुल क्या है, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। भावी सरकारी अध्यापक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा 3 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा क्या है, फ़ोन से ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा घर से बाहर होने की वजह से सिस्टम साथ में नहीं, तो ऐसे ही आपको क्लास देनी पड़ रही है। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रगति पोषण विवाद, जो हमारा प्रगति पोषण जो विवाद चलता है, निम्न में से किससे संबंधित होता है? आनुवंशिकता एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन को सीटेट वाले स्पेशली छाप लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन फिक्स है प्रगति पोषण विवाद का। तो ये किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देखो, प्रकृति और पोषण विवाद, प्रकृति और पोषण विवाद, ये व्यवहार एवं वातावरण से संबंधित नहीं होता, वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित नहीं होता, वातावरण एवं पालन पोषण से संबंधित नहीं होता। ये होता है आनुवंशिकता और किससे? वातावरण से संबंधित। कुछ गुण जो हैं बच्चे को आनुवंशिकता, हेरिडिटी से मिलते हैं, कुछ बच्चा क्या है अपने क्या है एनवायरनमेंट से अचीव करता है। तो प्रकृति पोषण विवाद यही लागू होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण पर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के को जो है आकार देते हैं। किसके अलावा जो है सभी वातावरणीय कारक हैं विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन, सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 का सही और सटीक आंसर। देखो, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बच्चे को सही पौष्टिक आहार मिलेगा तो ये बच्चे के विकास को बिल्कुल प्रभावित करेगा। बच्चे की जो संस्कृति होती है, हमारे आसपास की जो संस्कृति होती है, बच्चे के विकास को बिल्कुल प्रभावित करती है। शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है ये प्रभावित करता है। लेकिन उसका शारीरिक गठन है, अगर कोई बच्चा हमारा दिव्यांग, विकलांग है तो उसका शारीरिक गठन उसके विकास को प्रभावित, याद रखना, आकार देने में प्रभावित कम करेगा, मतलब करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। यहाँ आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो उसका शारीरिक गठन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5
कि अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रिक्त स्थान रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? अब कक्षा के बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, सामाजिकरण को बढ़ावा देना है तो कैसा रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य या फिर कठोर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और लगाना है आपको सही और सटीक आंसर। देखो बच्चे में जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज कर रहा है, सामाजिकरण को बढ़ा रहा है अगर शिक्षक, तो उसको क्या कैसा रखना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण क्या है? अपना व्यवहार रखना चाहिए। कठोर नहीं रख सकते और सामान्य भी नहीं रख सकते, याद रखना, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवार एवं संचार के साधन। क्वेश्चन को देख लेना। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना। सामाजिकरण की प्रक्रिया को इनमें से कौन से जो है हमारे ऑप्शन है वो प्रभावित करेंगे, उसका लगाना है आपको सही और सटीक आंसर। देखो सामाजिकरण की प्रक्रिया की जहाँ बात की जाती है वो हमारे परिवार और पड़ोस के अच्छे माध्यम होते हैं जहाँ से बच्चा क्या है सामाजिकरण सीखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लगाना है आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने कि आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? कौन सा कदम आप उठाओगे सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिकरण आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। आपके सामने कूट है, केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, बी और सी सही है, फिर ये सभी सही है। देखो सामाजिकरण को हमको क्या है बढ़ावा देना है, विद्यालय में सामाजिकरण को बढ़ावा देना है, तो बच्चों को जो है स्कूल की परंपराएं जो होती हैं उनसे परिचित कराएंगे, जैसे प्रेयर करवाना हो गया, और बच्चों के जो लंच वगैरह है उसमें जो एक्टिविटी करानी होती है, अब जैसे नो बैग डे होता है तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे को करानी होती है, ये बच्चे की कैसी होती है स्कूली परंपराएं होती हैं, इनसे परिचित करवाना चाहिए। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे। आदर्श स्थापित कैसे करेंगे? जैसे महात्मा गांधी से संबंधित किताबें बच्चों के सामने रखेंगे, जैसे वो होती हैं बाल वाटिकापन बना देंगे, क्या एक कॉर्नर में लाइब्रेरी बना देंगे जिसमें अच्छी अच्छी सी जैसे बालवीर जैसी और डोरेमोन वगैरह की जैसी कहानी कविताएं आती हैं उनको रखेंगे। बच्चों में क्या है सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, आदर्शों की जो कविता या कहानी जो होती है उनसे परिचित कराएंगे बच्चों को। बालकों में समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे कि कौन कौन सी मान्यताएं समाज में प्रचलित है, जैसे घूंघट प्रथा होगी, दहेज प्रथा होगी, ऐसी जो बेकार प्रथाएं या फिर अच्छी प्रथाएं जो होती हैं उनसे बच्चों को परिचित कराएंगे। तो ये सभी जो हमारा आंसर होगा वो बिल्कुल क्या है हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है और स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? जहां नैतिकता की अनुपस्थिति पाई जाती है, जहां बच्चे में नैतिकता का विकास बिल्कुल नहीं होता है, जहां बच्चा सोचता है जो भगवान ने नियम कानून बनाए हैं वही सही हैं, अगर उन कानूनों को तोड़ा तो हमको सजा मिलेगी, उसका आपको बताना है स्तर 3 होगा, स्तर 4 होगा, स्तर 1 होगा या फिर स्तर 2 होगा। सही और सटीक आंसर का आपको करना होगा चुनाव भावी सरकारी अध्यापकों। देखो जहां बात की जाती है नैतिकता की अनुपस्थिति की, जहां बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती, तो इसमें हमारा सही और सटीक आंसर होगा स्तर 2। स्तर 2 हमारा सही और सटीक आंसर होगा। इसकी थ्योरी की क्लास बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, हो सकता है वो संडे वाले दिन संडे वाले दिन आपके सामने थ्योरी की क्लास इसकी लॉरेंस कोल्बर से संबंधित है, वो आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? क्या भाषा नहीं करती, क्या सामाजिक अनुभव नहीं करते, या फिर परिपक्वन नहीं करता, या फिर क्रियाकलाप नहीं करते? याद रखना यहाँ बात की जाए तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं और जो जीन पियाजे साहब हैं उनमें बिल्कुल ये समझो कि 36 का आंकड़ा रहता है कहीं कहीं। तो जो जीन पियाजे जी बताते हैं उसको बिल्कुल उल्टा बताते हैं हमारे लॉरेंस जो लेव वाइगोत्स्की साहब है, वो बिल्कुल उसको उल्टा बताते हैं। जो लेव वाइगोत्स्की बताते हैं उसको बिल्कुल उल्टा जीन पियाजे साहब बताते हैं। तो यहाँ जहाँ एक तरफ बात करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की साहब सामाजिक अनुभव की, तो वो बिल्कुल उसको क्या है इग्नोर कर देते हैं।
अलग कर देते हैं। यहाँ आपका सही आंसर होगा सामाजिक अनुभव। इसको क्या है उन्होंने इसके प्याजे जी के अनुसार वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है सामाजिक अनुभव। भाषा करती है, परिपक्व कौन करता है, क्रियाकलाप करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा की गई है? याद रखना, सामाजिक पहलू की, सांस्कृतिक पहलू की, जैविक पहलू की या फिर भाषाई पहलू की, कौन से पहलू की जो है अपेक्षा की गई है, मतलब उसको बिल्कुल नकारा गया है, बिल्कुल उसको सही और सार्थक माना नहीं गया है। जहां आपको बता दूं, देखो जीन पियाजे साहब ने नकारा था किसको, सामाजिक अनुभव को, जबकि सामाजिक अनुभव के बारे में लेव वाइगोत्स्की साहब बिल्कुल बात करते हैं। अब वाइगोत्स्की साहब जी की बात आती है तो जीन पियाजे जी जिसकी बात करते हैं उसको बिल्कुल ये क्या है, उसकी क्या है अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल उसको नकार देते हैं। तो जीन पियाजे साहब बात करते हैं जैविक अनुभव की, तो वहाँ पर इसको ये क्या है बिल्कुल नकार देते हैं। इनके अनुसार क्या है, ये बिल्कुल इसकी अपेक्षा करते थे, विकास में बिल्कुल इसको सहायक नहीं मानते। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वे समाज की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं और भाषा की बात करते हैं। भाषा और चिंतन के बारे में दोनों वो बताते हैं वाइगोत्स्की साहब कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जाके एक दूसरे में क्या है, ये मर्ज हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं, याद रखना क्वेश्चन में बहुत बड़ी दम है इसमें, कि 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर उसमें शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर शामिल होता है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामा का स्तर होता है, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाभी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है और 11 नंबर क्वेश्चन को समझ लेना। जब शिशु आंख, कान और हाथों से सोचता है तो ये कौन सी अवस्था होती है हमारी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। किसमें हो रहा है? शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है बुद्धि परीक्षण का उपयोग? शिक्षक मार्गदर्शन के लिए बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, या फिर अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग से बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का क्या वर्गीकरण करना। क्वेश्चन में थोड़े से आप फंस सकते हो भावी सरकारी अध्यापकों, सोच समझ करके क्या इसका आंसर लगाना भावी सरकारी अध्यापकों। देखो वैसे तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक आंसर लगा दोगे। जहां बात की जाती है बुद्धि परीक्षणों से संबंधित, किससे संबंधित? बुद्धि परीक्षणों से संबंधित कि इसका प्रयोग जो है शिक्षा जगत में हो रहा है, और किस लिए हो रहा है और गलत किस लिए है। मतलब अगर इसके हम सही माने कि बुद्धि परीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसका क्या है गलत भी प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको आंसर बताना है। शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए बिल्कुल होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना चाहिए। ये क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल क्या है हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हमसे सही नहीं पूछा है तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा। कि बुद्धि परीक्षण करके अगर मान लो किसी का IQ आया है, मान लो कि 130 आया है और किसी का आ गया मान लो 70 आ गया है, तो उसके आधार पर क्या हम 130 वाले बच्चे को ज़्यादा पढ़ाएंगे या फिर 170 वाले को कम पढ़ाएंगे? बिल्कुल ये हमारा क्या है गलत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 और 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? कौन सी जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल मान सकते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, या फिर जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, या फिर राजनीति, आर्थिक और सामाजिक शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। सही और सटीक आंसर आपको लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर हमारा क्या होगा? देखो जहां बात करें ऑप्शन नंबर 1 की कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो बिल्कुल सही बात है। कार्य करने का एक जो तरीका होता है उसको बुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने का तरीका है या फिर उसकी क्षमता है, तो बिल्कुल ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता को हम बुद्धि कह सकते हैं। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की या फिर समायोजन करने की व्यक्ति की जो योग्यता होती है उसको बुद्धि कह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति, मतलब हमको अगर राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त करनी है तो उसको जो प्राप्त करने के लिए जो उक्ति है, जो साधन है, वो बुद्धि है। तो ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा, और हमसे क्या है गलत ही पूछा है, नहीं हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है कि एक ही कक्षा शिक्षक का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन क्या है भिन्न भिन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है?
छात्रों की बुद्धि में अंतर होना, छात्रों के अभिप्रेरणा में अंतर होना, छात्रों की रुचि में अंतर होना, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर होना। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ही कक्षा शिक्षण में अगर आपने किसी एक ही क्लास को पढ़ाया, एक ही क्लास को आपने पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया आपने, मान लो कि ताजमहल को लेकर के आपने कोई टॉपिक आपने ले लिया ताजमहल और क्लास को पढ़ाया। अब उसमें से जो आपको आउटपुट जो मिला बच्चों से, जो बच्चों का जो निष्पादन मिला, उस क्या है अंतर पाया जाता है। तो उस अंतर का कारण क्या हो सकता है वो आपसे पूछा है। छात्रों की बुद्धि में अंतर होना, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर होना, छात्रों की रुचि में अंतर होना, या फिर छात्रों के शारीरिक शक्ति में अंतर होना। इस क्वेश्चन को याद रखना भाभी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना, सितारा बिंदु लगा लेना। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो जहां बात की जाए छात्रों की बुद्धि में अंतर होता है, या फिर छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर होता है, या फिर छात्रों की रुचि में अंतर, या फिर छात्रों के शारीरिक शक्ति में अंतर। यहाँ माने देखो एक आपके दिमाग में जा रहा होगा कि छात्रों ने रुचि नहीं ली होगी, या फिर छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर रहा होगा, या फिर शारीरिक शक्ति में अंतर। तो ऐसा तो आप मान नहीं सकते। आपके दिमाग में यही जा रहे होंगे कि छात्रों ने रुचि नहीं ली या फिर छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर है। यहाँ अगर सही और सटीक आंसर की बात करें, अब आपके दिमाग में जा रहा होगा छात्रों की बुद्धि में अंतर है, किसी में कम बुद्धि है, किसी में ज़्यादा बुद्धि है, तो ऐसा तो मान नहीं सकते। यहाँ होगा छात्रों की रुचि में अंतर, मतलब किसी छात्र ने रुचि लेकर पढ़ा होगा, इंटरेस्ट से पढ़ा होगा, तो क्या है बच्चा अच्छा कर रहा गया होगा। अगर किसी ने रुचि नहीं ली होगी तो क्या बच्चा गलत कर गया होगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल क्या है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। अगर किसी बच्चे में क्या है आयु बढ़ रही है तो उसके चिंतन में किसकी प्रधानता बढ़ेगी, तर्क की बढ़ेगी, सामान्यीकरण की बढ़ेगी, आत्म केंद्रीकरण की बढ़ेगी, या फिर जीववाद की बढ़ेगी। सही आंसर लगाना है आपको भाभी सरकारी अध्यापक को। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, सिगमंड फ्रॉइड से। किससे, सिगमंड फ्रॉइड से इस क्वेश्चन को अपन रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चे में किसकी शक्ति बढ़ जाएगी, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता होती है। याद रखना सामान्यीकरण की प्रधानता नहीं होती, जीववाद की प्रधानता नहीं होती, आत्म केंद्रीकरण की प्रधानता नहीं होती। अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें क्या है तर्क की प्रधानता बढ़ जाएगी। कम उम्र में तर्क नहीं कर सकता, धीरे धीरे उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है। तो चिंतन आयु के साथ में याद रखना तर्क करने की क्षमता में क्या है वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया। जेम्स ड्रेवर, स्किनर, टॉलर और गाल्टन। सही आंसर आपको लगाना होगा भाभी सरकारी अध्यापक को। क्या होगा हमारा सही और सटीक आंसर। यहाँ गाल्ट नहीं, यहाँ गाल्टन नाम है इनका, पूरा नाम क्या है गाल्टन यहाँ पर नाम है इनका। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सबसे पहले समझने का प्रयत्न अगर किसी ने किया था तो किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इनको समझने की क्या है कोशिश की थी। आगे चले अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप अपनी कक्षा में छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि छात्र परिपक्वता प्राप्त करने में आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता है। इसका कारण क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और बात करें कि आप अपनी कक्षा में छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ जो छात्र हैं वो परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता है। इसका कारण क्या हो सकता है। कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय आने जाने के लिए उनके भिन्न साधन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ बात की जाती है, कोई छात्र ऐसा होता है जैसे लड़कियों की अगर बात की जाए तो उनके क्या है जल्दी थोड़ा सा परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन लड़के क्या है थोड़ा सा लेट होता है। लड़कों में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आनुवंशिक प्रभाव उनमें क्या देखने को मिलते हैं, जो थोड़ा सा क्या है जल्दी डेवलप हो जाते हैं। यहाँ बात की जाती है तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। किसके कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है और निष्पादन केंद्रित होता है। जहां केंद्रण की बात आए कि शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए, हमारा परीक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो याद रखना इन सभी का केंद्र हमारा क्या होगा, विद्यार्थी। क्या होगा हमारा, विद्यार्थी केंद्रित होगा। क्या होगा हमारा, विद्यार्थी केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को बिना सोचे समझे लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें क्लास को अपने फ्रेंड जोन में जिनको क्लास की क्या है ज़रूरत होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए हमारा तार्किक आधार क्या होना चाहिए। सीखने के लिए एक से अधिक पक्षों का आकलन,
आकलन के अवसरों का अधिगमीकरण, या फिर मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, या फिर शिक्षकों का बोझ बढ़ाना। सही और सटीक आंसर की अगर हम बात करें तो आकलन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो तार्किक आधार है वो क्या होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तार्किक आधार क्या होना चाहिए। देखो यहाँ हम बात करें तो इसका आधार होना चाहिए आकलन के अवसरों का अधिगमीकरण। जो आकलन के अवसर हमको प्राप्त हो रहे हैं, बच्चों को जो आकलन के अवसर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका अधिगमीकरण करना। याद रखना भावी सरकारी अध्यापक ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किसका नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का, या फिर छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, या फिर छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का, या फिर छात्रों के व्यक्ति कौशल और रुचि का। देखो हम सब चीज़ का व्यक्ति बाल विकास के हम सभी पक्षों का क्या है आकलन कर सकते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उनका कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामाजिक और आर्थिक स्तर का हम नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे हमारी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आज की क्लास के क्वेश्चन जो है यही समाप्त होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को बिना सोचे समझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। कल से जो है हमारी वापस से वही रूटीन रहेगा, अच्छे तरीके से पीपीटी बना करके क्लास लेंगे। तो ये क्या है, टैबलेट पे क्लास ले रहा था मैं अब तक। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।